हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ था, इसके क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। और अभी हम लोग सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 होता है। और अगर इस एग्ज़ाम की हम बात करें तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 100 होते हैं और 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। तो 100 में से 40 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के ही होते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ना इसी सब्जेक्ट में है। और आपको इस सब्जेक्ट में कमांड बनाना है। बीएड एंट्रांस के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर एमएड एंट्रांस के लिए, क्वेश्चन सेम ही होता है। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, जिससे आपको पैटर्न का पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हम लोग 2023 का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को विद डिटेल हम लोग देखेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर झारखंड बीएड एंट्रांस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो बिल्कुल नहीं डरना है, सबके लिए ही ये न्यू सब्जेक्ट है, किसी के लिए पुराना नहीं है। सब अभी ही हाल फिलहाल पढ़ रहे हैं एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद बीएड में जब एडमिशन ले लेंगे तब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 61 से और क्वेश्चन नंबर 100 तक, जिसमें 40 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ लर्नर्स, यानी कि किस प्रकार का मूल्यांकन, जिसे इवैल्यूएशन यहाँ पर कहा जा रहा है, तो शिक्षार्थियों की सीखने की, शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थियों को सीखने की कमियां और कठिनाइयों की पहचान करता है। वो किस प्रकार का इवैल्यूएशन होता है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर प्लेसमेंट, योगात्मक, निरंतर और डायग्नोस्टिक। देखिए, आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इधर इंग्लिश में है लेफ्ट साइड, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। प्लेसमेंट, सबमेटिव, कंटिन्यूअस एंड डायग्नोस्टिक। तो इसका आंसर जो है ना, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है, तो ये कहाँ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डायग्नोस्टिक। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं या फिर उनमें क्या कमियां हैं, सीखने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों का पता लगाते हैं किसके थ्रू, तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जब हम करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तब ये पता चलता है। कारण जानने की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएट कह सकते हैं। बच्चों को सीखने में जो कमियां और कठिनाइयां आती हैं, उसका पहचान हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के थ्रू कर सकते हैं। और एक टर्म आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा, असेसमेंट करके आएगा। तो असेसमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, आकलन कहा जाता है। तो ये आकलन जो है ना, ये 2 प्रकार का होता है, इसको याद रखिएगा। पहले होता है फॉर्मेटिव, दूसरा होता है सबमेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम करते हैं, रचनात्मक आकलन जिसको बोलते हैं, इससे लर्निंग गैप, बच्चों को सीखने में क्या क्या गैप आ रहा है, और ये ड्यूरिंग द सेशन, अगर सेशन चल रहा है उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, ड्यूरिंग द सेशन होता है। और ये सबमेटिव असेसमेंट हम कब करते हैं, तो एंड ऑफ द सेशन, यानी कि सेशन के लास्ट में, एंड ऑफ द सेशन हम लोग यहाँ पर सबमेटिव असेसमेंट करते हैं। तो ये 2 आपको याद रखना है, अगर इससे क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कर सको। और अच्छा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और इसको हम कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अच्छा असेसमेंट कौन सा होता है, तो ये फॉर्मेटिव होता है। ये आप लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्स एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों से सही प्रतिक्रियाओं, यानी कि जो सही रिस्पॉन्स है और उचित व्यवहार, अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है बच्चों का, उसको बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। और एक चीज़, आप जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव चीज़ें ही यहाँ पर आंसर होगी, ठीक है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है यहाँ पर, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या है, अज्ञान यानी कि इग्नोरेंस
जिसको इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है कठोरता, स्ट्रिक्टनेस, पनिशमेंट एंड प्रेज। कभी भी इग्नोर नहीं करना है बच्चों को, स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं करना है उनके साथ, पनिशमेंट आपको नहीं देना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्रेज। बच्चों को बच्चे अगर आप चाहते हो कि सही वो रिस्पॉन्स करे, अच्छा व्यवहार करे, तो आप उसको प्रेज कीजिए ताकि बच्चे मोटिवेट हो करके वो क्या करेंगे, उस तरह का व्यवहार करना स्टार्ट करेंगे। तो आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? ऑप्शंस है विषय जो कि सब्जेक्ट, निर्देशात्मक उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार और शिक्षण समय। राइट आंसर इसका आपको पता होगा तो कमेंट करते हुए चलिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपरेशन द ब्लूप्रिंट फॉर अ टेस्ट? ब्लूप्रिंट क्या होता है? तो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं फॉर्मेट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि परीक्षा एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर किस विषय से कितने सवाल होंगे, और एक सवाल जो एक क्वेश्चन होगा उसमें कितना मार्क्स देंगे। तो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है उसको ही ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, क्या बोला है कि परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस विषय पर ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जाता है? किस विषय पर आप ध्यान नहीं देंगे? तो विषय को तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं, तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करेंगे। ये होगा, निर्देशात्मक उद्देश्य भी होगा, प्रश्नों के प्रकार को भी हम देखेंगे जैसे मैं आपको जस्ट बताई। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिक्षण समय को इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आई होप कि आप ब्लूप्रिंट का मतलब यहाँ पर समझ गए कि ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं। एक तरह का फॉर्मेट होता है, जैसे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस अगर एक है तो उसमें कितना मार्क्स दिया जाएगा, इस तरह का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम डेस पर आधारित होना चाहिए। जो करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें पाठ्यक्रम होता है तो वो किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट क्या है यहाँ पर? सिद्धांत है, अभ्यास है, ए और बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके थ्योरीज भी होने चाहिए और साथ ही साथ अभ्यास भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा नेतृत्व है जो नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है। जब हम पर्सनालिटी पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारे थ्योरीज देखने को मिलेंगे। एक थ्योरी आता है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर गुण होता है या फिर लक्षण होता है। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, जन्मजात गुणों के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें नेता बनाने के लिए अग्रसर करते हैं या फिर उपयुक्त उनको बनाते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेट थ्योरी कहेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा ट्रेट थ्योरी। आप जब बीएड करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन एंट्रांस के लिए बस बेसिक चीज़ों को ही आपको पूछा जाता है, वो भी बाल मनोविज्ञान जो सीडीपी होता है हमारा, उस चीज़ से उसके अंदर जितने भी यहाँ पर टॉपिक होते हैं उनका बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विशिष्टता सिद्धांत होता है और ये भी उसके थियरीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो किनका? स्टूडेंट्स का। तो आप निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे? कौन सा टीचिंग मेथड है जिसको आप क्या करेंगे? एडोप्ट करेंगे। ऑप्शन है प्रदर्शन, जिसको डिमॉन्स्ट्रेशन, यहाँ पर बहस है जिसको डिस्कशन बोला गया है, सस्वर पठन, रोल प्ले। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन बी। हिंदी में देखेंगे तो आपको बहस ऐसा लगेगा जैसे कि लड़ाई झगड़ा वाला यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं?
चर्चा विधि भी कहते हैं। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। सस्वर पाठ, रोल प्ले भी ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है, तो ये हमारा आंसर होगा। विचार विनिमय भी इसको हम बोलेंगे, क्योंकि हम अपना विचार आदान प्रदान करते हैं डिस्कशन मेथड में, और ये सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे इसमें एक्टिव होते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का होता है, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और कॉन्सेप्ट जो भी होता है समझ इसमें उनकी गहरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस वह प्रक्रिया है जिनमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं और बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। डेस इज द प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन एस्पेक्ट और बेसिक रिलेशनशिप इन अ वेराइटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। यानी कि हिंदी में आप पढ़ लिए, इसका आंसर क्या होगा? मतिहीनता, एब्स्ट्रैक्शन होगा, सामान्यीकरण, समस्या को सुलझाना, या फिर युक्ति संगत। इसका आंसर होगा 67 का ऑप्शन बी होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये एक प्रोसेस है ना, सामान्यीकरण जो है इसके बारे में बता रही हूँ। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ खास उदाहरण या फिर स्थिति को देख करके हम कुछ यहाँ पर नियम बना लेते हैं, रूल बना लेते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। तो उन्हीं स्थितियों पर लागू हो सकता है ये चीज़। जैसे हम कई बार देखते हैं कि बारिश होने पर आसमान में बादल होते हैं, तो हम कह सकते हैं, हम ऐसे एज्यूम करते हैं और ऐसे देखते हैं कि बारिश होने से पहले आसमान में क्या होते हैं? बादल होते हैं। तो ये क्या होता है? हम जनरलाइज करते हैं देख करके किसी एक खास स्थिति को। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसकी सिफारिश करेंगे? निरीक्षण मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑब्जर्व, और हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं? हम अपना जो हमारा यहाँ पर 5 सेंसेस हैं, सेंसेस के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं, देख करके, सुन करके, छू करके, सूंघ के, त्वचा के माध्यम से 5 सेंसेस है ना, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये तो 5 सेंसेस से हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर यहाँ पर ऑब्जर्व, निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं बच्चों में, तो हम क्या करेंगे? इंद्रियों को तेज करना। तो ये हमारा आंसर होगा, शार्पनिंग द सेंसेस, तभी ये हो पाएगा। नेक्स्ट है, देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। तो इनमें से कौन सा है? जब भी शिक्षक शिक्षा की बात करें तो आपको NCTE करना है। इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जिसको कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका काम क्या है? जैसे कि B.Ed 1 ईयर का होगा या फिर 2 ईयर का होगा, ये डिसाइड करता है कौन? NCTE बनाता है कि वो 1 साल का होगा या फिर 2 साल का होगा, और ये कॉलेजों को मान्यता भी देता है। साथ ही साथ शिक्षकों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम भी ये इसके लिए तैयार करता है, और कुछ मानक यानी कि रूल भी तैयार करते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि B.Ed 1 साल का होना चाहिए या फिर 2 साल का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं तो आप किन गतिविधियों का प्रस्ताव रखेंगे? बच्चों में आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? कला, बहस, परियोजना कार्य, प्रश्न पूछना। परियोजना जिसको डिबेट कहा है, और इससे पहले हम लोग जैसे देखे थे कि इसको क्या डिस्कशन भी कहा था, इसीलिए इंग्लिश में आप जरूर देखिए। कला यानी कि आर्ट, डिबेट, प्रोजेक्ट वर्क एंड क्विज। तो हम लोग कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट अगर डेवलप करना चाहते हैं किसी भी बच्चे में, तो हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट वर्क देंगे बच्चों को, ताकि वो मिलजुल करके उस काम को करें, जिससे सहयोग और टीम भावना विकसित हो सके। नेक्स्ट है, आप एक ऐसे शिक्षक से मिलते हैं जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु है, स्वाभाविक रूप से यानी कि सेल्फ, खुद से, और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं की खोज है, की प्रक्रिया के माध्यम से
होता है, ऐसे छात्रों को सीखने के लिए डैश को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मोटिवेशन से। आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको इसके बाद यानी कि जो थ्योरी क्लास होगा उसमें बता दूंगी। तो मोटिवेशन यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक जिसको कि आंतरिक प्रेरणा और एक्सट्रिंसिक बाहरी प्रेरणा कहते हैं। तो बाहरी प्रेरणा में क्या होता है कि बाहर की स्थितियों को देख करके हम मोटिवेट होते हैं, और आंतरिक प्रेरणा जो है ना वो हम खुद से यहाँ पर प्रेरित होते हैं। तो इसका ये स्वयं की खोज बोला है, सेल्फ डिस्कवरी। जब भी सेल्फ की बात करें और इसमें क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा में बच्चों को सीखने में क्या होता है, आनंद अनुभूति होता है, उनको मज़ा आता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा होगा। बाहरी प्रेरणा जो है वो बाहर की स्थिति से प्रभावित होकर बाहरी प्रेरणा बच्चों को मिलता है। मोटिवेशन है क्या, तो मोटिवेशन जो है ना ये हमें कार्य को करने या फिर लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। उसे ही हम मोटिवेशन कहेंगे। ये 2 प्रकार का इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होता है। नेक्स्ट है बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ निर्माण करते हैं, एक कथन है, इसका श्रेय जाता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, किनका है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है। जब आप नहीं पढ़े होंगे तो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो कोहलबर्ग है, स्किनर है, प्याजे और पावलोव। आंसर इसका होगा प्याजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज बताए थे बच्चों के, 4 स्टेज इन्होंने बताया था। तो ये आगे जब थ्योरी करेंगे तब पता चलेगा। तो प्याजे ने कहा था कि बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय रूप से एक्टिवली दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पावलोव जो है इन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, और स्किनर ने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। ये स्किनर, पावलोव और ये दोनों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। प्याजे जो हैं ये एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी कि संरचनावादी हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 73। एक बच्चा खिलौनों को तोड़ता है और उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करता है। आप क्या करेंगे? बच्चा खिलौनों को तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, ये कैसे बन रहा है, इस चीज़ को वो जानने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो बच्चे को खिलौनों से कभी ना खेलने देंगे, हमेशा कड़ी नज़र रखें, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें और उनकी ऊर्जा को दिशा दें। उसे समझाएं कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप उनको इस तरह से करेंगे, हमेशा कड़ी नज़र रखेंगे, खिलौने नहीं देंगे, तो उनमें स्किल डेवलप नहीं होगा और रचनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल नहीं करना है। उनको एनकरेज करना है बच्चों को, है ना, जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना है और साथ ही उनकी ऊर्जा को दिशा देना है। आप वहाँ पर गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरह से करो, उस तरह से करो। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? इंडिविजुअल learn from his own mistake. द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द विच लर्निंग थ्योरी? कौन सा लर्निंग थ्योरी पर ये बेस्ड है? आंसर होगा यहाँ पर परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। हम जितना ट्राई करेंगे एरर की पॉसिबिलिटी उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। और ये जो सिद्धांत है ना, ट्रायल एंड एरर, ये दिया था थॉर्नडाइक ने, जो कि सीखने का सिद्धांत दिया था इन्होंने। 3 तो मुख्य थे और 5 इन्होंने सेकेंडरी प्रिंसिपल बताए थे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इन्होंने केट पर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी मैं आपको बताई थी कि असेसमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा होता है सममेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट
अच्छा होता है, जो कि ड्यूरिंग द सेशन बीच बीच में होता रहता है, और सबमिटिव क्या होता है, एंड ऑफ द सेशन होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। शैक्षिक क्षेत्र जिसको यहाँ पर स्कोलास्टिक डोमेन बोला है। बातचीत कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजनाओं और मौखिक प्रश्न। 75 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसको जो है यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का ये उपकरण नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो MCQ फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोगों की स्थिति समान है। इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से नियोजित है। मान लीजिए कोई ऑफिस है, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ सेम कंडीशन में है, उनकी स्थिति सेम है, यानी कि सेम पद पर है ना। तो ऐसे में कौन सा यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, क्षैतिज होगा जो कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉर्पोरेट और क्रॉस कम्युनिकेशन। तो इस स्थिति में यहाँ पर कहा गया इक्वल स्टेटस है अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ का, लोगों का, तो ऐसे में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। और कम्युनिकेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देखिए, अभी मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर 2023 का, फिर हम लोग करेंगे यहाँ पर 24, 22 और 19 का। तो इतना अगर आप PYQ यहाँ पर कर लेते हैं ना, तो पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन से कितने कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्लियर होगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को सबसे पहले ये चारों ईयर का क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट का करना होगा, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज़ टू टेक कोग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। तो आपको क्या करना है, निकटता से बचना है, यानी कि अवॉइडेंस ऑफ प्रोक्सिमिटी, आवाज़ मॉड्यूलन, दोहराव विराम, निश्चित आसन। ऐसे में क्या करना है आपको, कौन से चीज़ों का ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व कौन सी होगी, तो आवाज़ मॉड्यूलन, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर छोटा क्लासरूम है तो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, है ना। और बड़ा क्लासरूम है और आप एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं जिससे बच्चों को सुनाई भी नहीं दे पा रहा है, तो भी वो अच्छी बात नहीं है। तो इसमें आपको कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है, वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान आपको रखना होगा। आगे है, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है। आप स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, सीखने की शैली, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऊपर के सभी। तो ये सभी ही इम्पोर्टेंट है। 78 का करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऊपर के सभी। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। निदान, जिसको डायग्नोसिस बोला है, उपचार, रेमेडी, डायरेक्शन, प्रतिक्रिया। आंसर क्या होगा, ये चारों ही हो जाएगा। चारों ऑप्शन किस में है, ऑप्शन फर्स्ट में है, ABCD आंसर होगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार। मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज जाली, जिसको कि स्प्रूशियस बोला है, क्रिटिकल, यूटिलिटेरियन और कन्फ्रंटेशनल। आंसर हमारा इसका होगा 80 का ऑप्शन सी, जो कि ये उपयोगी होना चाहिए। शिक्षक छात्र संचार, जो टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, यूटिलिटेरियन होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें। जो टीचिंग प्रोसेस है उसको ऑर्डर में यहाँ पर बताना है। तो पहला है वर्तमान ज्ञान, जो हमारा अभी का नॉलेज है, करंट नॉलेज को हम लोग प्रायर नॉलेज, पहले के नॉलेज से जोड़ेंगे। मूल्यांकन, फिर से पढ़ाना, उद्देश्यों का निर्माण करना, सामग्री प्रस्तुति।
फिर से पढ़ाना पहला होगा नहीं। मूल्यांकन आप स्टार्टिंग में कैसे कर देंगे बच्चों को, तो जहाँ 2 से स्टार्ट है उसको काट देंगे। और सामग्री प्रस्तुति नहीं होगा, 5 वाला भी काट देंगे। वर्तमान ज्ञान को नहीं। देखिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्या है उस चीज़ को यहाँ पर निर्माण करेंगे, तो उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ उद्देश्य का निर्माण करेंगे। फिर 81 का आंसर क्या होगा, डी होगा। वर्तमान ज्ञान जो है बच्चे का पहले के ज्ञान से उसको जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। फिर सामग्री की प्रस्तुति करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स, एंड देन यहाँ पर इवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद में जाकर के लास्ट में रीटीचिंग करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का मतलब क्या है। डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स क्या होता है। शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए। शिक्षण के विषय स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होना चाहिए, सही है ये भी। और छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाने के लिए। और ये यहाँ पर इन तीनों में से अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बच्चे एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे, एक दूसरे से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। जब वो गतिविधि करेंगे तो खुद से सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट। तो ये जो है गतिविधि के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए छात्रों के लिए, अगर हम यहाँ पर गतिशील दृष्टिकोण का मतलब बोले तो शिक्षण में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित सहायता से संबंधित नहीं है। अब देखिए अनुमानित सहायता समझ में आ नहीं रहा है हिंदी में क्या बोला जा रहा है। इसी को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड से कौन सा संबंधित नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्शन है तो होगा ऑब्वियसली ब्लैक बोर्ड, मोशन पिक्चर्स एंड स्लाइड। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ब्लैक बोर्ड जो है ये प्रोजेक्टेड एड से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है। तो कौन सा ऐसा मेथड है जिससे बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे और वो क्या होगा, सही मूल्यांकन कहलाएगा। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, इसे पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन जो है ये बोल रहा है सबमेटिव असेसमेंट करने, जो कि अच्छा नहीं होता है, एंड ऑफ द सेशन होता है। और मूल्यांकन वर्ष में 2 बार हम नहीं, ये भी अच्छा विधि नहीं है। निरंतर मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए होगा नहीं, जिसमें किसकी बात यहाँ पर कर रहा है, सबमेटिव असेसमेंट 2 बार ही हम वर्ष में नहीं करेंगे। अब ये देखिए सी और डी जो कि कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन भी है और फॉर्मेटिव भी है। अगर यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखा होता तो हम फॉर्मेटिव को कर सकते थे, और कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है ये स्टूडेंट्स के लिए सही मूल्यांकन संभव है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कॉन्टिन्यूअस मूल्यांकन। कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी सही हो सकता था। एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है। द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज। कैसा होना चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री की एक किस्म, छात्र शिक्षक बातचीत, पिन ड्रॉप साइलेंट, सख्त अनुशासन। जहाँ भी आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है उसको एलिमिनेट करते हुए चलना है आपको, पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं, और यहाँ पर आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं करेंगे। तो शिक्षण सहायक सामग्री की एक किस्म, केवल एक किस्म नहीं, यहाँ पर लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, छात्र शिक्षक का बातचीत। आगे है प्रेरणा एक डेज है। प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन जो हमें लक्ष्य की ओर अग्रसित होने के लिए क्या करता है, पुश करने का काम करता है। प्राकृतिक अवस्था है नहीं, भौतिक अवस्था बिल्कुल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कैसा है, एक मेंटल
स्टेट है क्या, मोटिवेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एड कक्षा में डेस छात्रों की मदद करते हैं। ऑडियो मतलब क्या होता है, ऑडियो जिसको हम सुनते हैं, है ना, ऑडिबल जो होता है, विजुअल जिसे देखते हैं। तो ये एड है, ये TLM के अंडर में आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ऑडियो विजुअल एड को कक्षा में किस प्रकार के बच्चों को सीखने में मदद करता है, तो धीमी गति से सीखना, बुद्धिमान, प्रसन्न और जिज्ञासु। देखिए ये बच्चे तो सीखते ही हैं, लेकिन हम वैसे बच्चों को सीखने के लिए और मोटिवेट करते हैं, या फिर वो जल्दी सीख सके, इसलिए हम ऑडियो विजुअल एड का हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं। कैसे, तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए, ताकि वो जल्दी सीख पाए, स्लो लर्निंग। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा डेस योजना, बुनियादी शिक्षा योजना डेस पर आधारित है। बुनियादी योजना यानी कि बुनियादी शिक्षा जो है, बुनियादी जिसे बेसिक एजुकेशन भी कहा जाता है, तो ये आधारित है किन पर, महात्मा गांधी पर। और ये आया था 1937 में। इसका अलग अलग नाम है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। इसी को वर्धा आयोग के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसके अलावा और इसका नाम है नई तालीम के नाम से जाना जाता है। और वर्धा आयोग हो गया, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा और बेसिक एजुकेशन भी इसको कहा जाता है। इन नामों से इसे जाना जाता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रियात्मक विश्लेषण श्रेणी प्रणाली डेस द्वारा विकसित की गई थी। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्लेंडर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है NUEPA, जो न्यूपा है, न्यूपा का संबंध किससे है, फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड, यहाँ पर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कहाँ पर है, जहाँ भी प्लानिंग रहेगा तो एजुकेशनल प्लानिंग से इसका संबंध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एजुकेशनल प्लानिंग। नेक्स्ट है, छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक, नैतिक मूल्य क्या होता है, मोरल वैल्यूज़ क्या होते हैं, सही गलत की पहचान कर पाना, सही गलत के बारे में जानना, ये नैतिक मूल्य हो जाता है। तो नैतिक मूल्य को प्रभावी ढंग से आप विकसित कैसे करेंगे छात्रों में, आप एक टीचर हैं तो अक्सर मूल्यों की बात करके बस आप वैल्यूज़ के बारे में बात करें छात्रों के सामने, क्या उसके माध्यम से आप विकसित कर सकते हैं, या फिर स्वयं उनका अभ्यास करके महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाना। अब अच्छे अच्छे महान व्यक्तियों का कहानी सुना रहे हैं तो इससे होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। स्वयं आप उसका अभ्यास कर रहे हैं, सही को सही कह रहे हैं, गलत को गलत कर रहे हैं, अगर ऐसा आपका स्वभाव रहा तो इसमें क्या होता है कि छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है। आप गलत को सही, सही को गलत बोल रहे हैं तो इससे बच्चे आप जैसे कर रहे हैं उसी तरह से सीखेंगे, तो ये प्रभावी ढंग नहीं होगा। नेक्स्ट है, डेस सीखने में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। कौन सा चीज़ है जिसे सीखने में मौखिक मार्गदर्शन यानी कि वर्बल गाइडेंस सबसे कम इफ़ेक्टिव होता है। अभिरुचि, एप्टीट्यूड जिसको कहा जा रहा है, कौशल, मनोवृत्ति और रिश्ता। तो कौशल जो है ना, ये वर्बल गाइडेंस के थ्रू नहीं सीखा जा सकता है, जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्किल डेवलप होगा, तो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल इन इंडिया। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ज्ञान दर्शन इज राइट आंसर। और हाँ, ये जो PDF है ना, मैं झारupdate.com से डाउनलोड की हूँ, जो आपको गूगल में भी मिल जाएगा।
मैं इसलिए इस PDF को ली हूँ क्योंकि इसमें पूरा क्लियर विजिबल हो रहा है। आप चाहे तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल में भी दे दूँगी जिसका नाम है अपना नोटबुक, ठीक है। जो यहाँ पर चैनल नेम है वही है, ये आप सर्च करेंगे मिल जाएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट डेस्क के लिए प्रयोग सत्य जानने की मानक प्रक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा, विज्ञान साइंस इतना डेवलप हो गया है कि वर्षों करोड़ों पहले की चीज़ों के भी यहाँ पर के बारे में ट्रुथ को जाना जा रहा है इसके माध्यम से। कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन डेस्क अध्ययनों द्वारा किया जाता है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर स्टडीज बाय डेस्क स्टडीज, क्लिनिकल, कोऑपरेटिव, डेवलपमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। आंसर इज ऑप्शन डी जो कि है एक्सपेरिमेंटल। इसके माध्यम से कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन हम कैसे करते हैं, प्रयोगात्मक अध्ययनों द्वारा किया जाता है। यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का उद्देश्य क्या है। यशपाल कमेटी जो था रिपोर्ट, उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एम जो था ना, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना। नेक्स्ट है प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार देश द्वारा किया गया था। जो यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट है, सबसे पहले किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, IQ के बारे में भी पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग डेस्क द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है ये किसके द्वारा किया गया था। जब आप थ्योरीज पढ़ेंगे, लर्निंग थ्योरीज, तो उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा। वोल्फगैंग कॉलर जो है, इन्होंने प्रयोग किया था, इनके द्वारा ये क्या है, प्रपोज्ड है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इसी को आहा थ्योरी भी कहा जाता है, आहा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। 4 प्रयोग इन्होंने इस पर किया था और सुल्तान नामक चिंपैंजी जो था वो बहुत ही बुद्धिमान था, चालाक था। नेक्स्ट एक छात्र का मुझे परवाह नहीं है रवैया उसका डेस्क प्रदर्शन करता है। आई डोंट केयर एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट दिस, यानी कि किस प्रकार के बच्चे या फिर कब वो आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड है वो दर्शाता है। आक्रमण, रक्षा, इनकार और पश्चगमन। एग्रेशन को, डिफेंस को, डिनायल को या फिर रेस्ट्रोगेशन को। आंसर इज वो डिनायल करता है, इनकार करता है बच्चा। नेक्स्ट है स्वयं वास्तविकता समानताएं साझा करते हैं, यह किसने कहा है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर इसका होगा 100 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए होगा, जो कि अब्राहम मैस्लो होगा। इन्होंने ही एक सिद्धांत दिया था जिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, जो कि आपको पढ़ने में को मिलेगा, आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। मानव जितने भी मनुष्य हैं उनको क्या क्या जीने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, उन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था और 5 स्तर में बताया था। डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ना है, जब आप BEd करेंगे और टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छा लगा ये सेशन लगा के, और 3 जो प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं उसको भी ज़रूर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको PDF और अपडेट्स दिए जाएंगे, जिसको आप जान सके, आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए।